हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 विज्ञान का, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 1 है जीवों का विकास, और आज हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर से आने वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो है जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरे एंड तक देखिए ताकि यहाँ से आने वाले प्रश्न आपसे बिल्कुल बने। तो देखिए, जीवों के विकास से किस तरह से प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम बात करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर पहला है इस तरह से कि पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल जो है वो किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। कहने का मतलब है कि जो पालतू कुत्ते हैं वो किस नस्ल से है, किस चयन के अंतर्गत है। तो हमने इस चैप्टर में दो प्रकार के चयन पढ़े, एक प्राकृतिक, एक पढ़े है क्या, कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, कृत्रिम जिसमें मानव निर्मित करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से संकरण होता है। तो यहाँ पे जो पालतू कुत्ते की जो नस्ल है, ये आपको याद रखना है, ये एक प्रोसेस है कृत्रिम चयन का। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है कृत्रिम चयन का। तो ये यदि आए आपको पालतू कुत्ते का या हाइब्रिड नस्ल के बारे में, तो आपको याद रखना है कृत्रिम चयन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृत्रिम चयन। देखिए, और इसके क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने के लिए, वेल के अग्रपात तैरने के लिए, चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए, ये किसके उदाहरण हैं। देखिए, कुत्ते और भेड़ के जो आगे के जो पैर है वो चलने का काम करता है। वेल मछली का जो अग्र पैर है, मतलब उसका एक तरह से उसको अग्रपाद ही बोलेंगे, वो तैरने का काम करता है, और चमगादड़ का जो है वो उड़ने का काम करता है। तो ये किस लक्षण है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसमें दो प्रकार से लक्षण के बारे में बात किया है, एक समवृत्ति और एक क्या है, सजाति। जिसकी कार्य एक समान होता है वो कहलाता है क्या, समवृत्ति, और जिसके कार्य अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सजाति। तो देखो, लक्षण दो सबके आगे के पैर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक उड़ने का काम कर रहा है, एक तैरने का काम कर रहा है, और एक चलने का। तो ये जो उत्तर रहेगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, समजात या सजातीय। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यदि आए कुत्ते भेड़ के अग्रपाद वाला, चलने तैरने उड़ने वाला, तो आपको याद रखना सजातीय। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे डार्विन का सिद्धांत आधारित है यात्रा के दौरान अवलोकन पर, कोशिका सिद्धांत से, वंशागति नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम इस चैप्टर में पढ़े हैं अध्याय 1 में, डार्विन जो है वो बीगल नामक जहाज से 5 वर्षों के लिए दक्षिण अमेरिका से इंग्लैंड और इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका, इस तरह से वो एक तरह से अपना यात्रा किया, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी गतिविधि हुई, जो भी प्रकाशन किए, वो अपने जो सिद्धांत आधारित किए वो है यात्रा के दौरान। ठीक है, तो इसका यदि आपका क्वेश्चन आए कि डार्विन का सिद्धांत आधारित है तो यात्रा के दौरान, इसको आपको याद रखना है। चलिए, और क्वेश्चन आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचना है। मैंने अभी आपको बताया कि समवृत्ति संरचना में क्या होता है कि कार्य जो रहेगा वो एक समान रहेगा। अब चमगादड़ का पंख हो और तितली का पंख हो, दोनों क्या है, उड़ने के काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका समवृत्ति संरचना में आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, आपका ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। इसके बारे में हम आपको अभी बात किए थे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अगला, ठीक है, माफ प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया है। तो ए डार्विन, बी लैमार्क, सी विजमैन और डी मेंडलिफ। तो अध्याय 1 में हम लोगों ने डार्विन और वेलेस, ये दो वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो दोनों के बारे में ही दिया गया है। इसमें हमको क्या दिया है, अध्याय 1 में डार्विन के बारे में हमको ऑप्शन दिया गया है। तो आप बिना सोचे समझे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, प्रकृति के वर्णवाद, प्रकृति के बारे में डार्विन ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है क्या, कुटुम्बसर गुफा आवास स्थल है। अब कुटुम्बसर गुफा जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और इसके बारे में भी इस चैप्टर में अवलोकन किया गया है। ठीक है, तो कुटुम्बसर जो है गुफा आवास स्थल है। तो कुटुम्बसर में प्रचलित है कि वहां पाया जाता है कानी मछली। ठीक है, कुटुम्बसर में क्या पाया जाता है,
कानी मछली। तो ये जो प्रचलित है कानी मछली के लिए, मगरमच्छ, डॉल्फिन या इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, इसका उत्तर आएगा कानी मछली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यदि आपके आ रहा है कि कुटुम्ब सर गुफा आप आवास स्थल है तो किसका है, कानी मछली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। अल्फ्रेड रसल वेलेस ने अध्ययन किया। ठीक है, तो अल्फ्रेड रसल जो डार्विन के बाद जो वैज्ञानिक है जिसके बारे में हम लोग अध्याय 1 में पढ़े हैं, वो है अल्फ्रेड रसल वेलेस। और इन्होंने अध्ययन किया, तो इन्होंने अध्ययन किया तो याद रखना, इन्होंने अध्ययन किया किस पर, तितलियों पर। ठीक है, आपको याद रखना अल्फ्रेड रसल वेलेस ने तितलियों पर अध्ययन किया। डायनासोर उस समय पाए नहीं जाते थे, शेर के बारे में इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया है, इन्होंने तितलियों के बारे में अध्ययन किया है। तो ये अल्फ्रेड रसल के वेलेस के बारे में अगर यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। डायनासोर के अवशेष निम्न में से किस स्थान में मिले। अब देखो डायनासोर के अवशेष बहुत जगह मिले हैं, लेकिन बुक में हमको 2 ही जगह के बारे में बात किया गया है जो इस ऑप्शन में मिला है, जगदलपुर के घाट में, जबलपुर के घाट में, बिलासपुर के घाट में या जयपुर के घाट में। तो इसमें आपको सही उत्तर है जबलपुर के लमेटा घाट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं जबलपुर के लमेटा घाट जो नर्मदा नदी के किनारे में है, वहां पे डायनासोर के अवशेष के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो आप इसका सही उत्तर लिखेंगे क्या, जबलपुर के लमेटा घाट में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां में। जीवों के आवास में ढल जाने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है जीवों के आवास में ढल जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको याद रखना है आवास में ढल जाने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन। ठीक है, प्रजातिकरण, जैविक प्रजाति, कृत्रिम चयन नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, अनुकूलन। जीवों के आवास में ढल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन। ठीक है, अब इसमें इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। जीवों का विकास सिद्धांत दिया गया है। तो मैंने अभी पहले आपको बताया है कि इस चैप्टर में 2 वैज्ञानिक है, दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार एक सिद्धांत दिया गया है जो जीवों का विकास सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है डार्विन और वेलेस, ऑप्शन सी है वेलेस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सिद्धांत दिया गया है ये इन दोनों का लिखित सिद्धांत है, मतलब दोनों से जो अवलोकन किया गया है उसके आधार पर दिया गया है। तो डार्विन और वेलेस दोनों इसका आंसर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने कॉपी में फटाफट नोट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कर देता हूं, देखिए, है ना। पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप है, तो कृत्रिम चयन के फलस्वरूप है। यहाँ पे हम बात करते हैं कुत्ते और भेड़ के अग्रपाद यदि आया तो आपको समझात याद रखना है। डार्विन का सिद्धांत है तो यह यात्रा के अवलोकन के आपको याद रखना है। कौन सी समृद्धि लक्षण है, तो चमगादड़ के पंख और तितली के पंख आपको याद रखना है समृद्धि लक्षण में। प्रकृति का वर्णवाद सिद्धांत दिया है डार्विन ने। कुटुम्बसर गुफा में आवास स्थल में पाया जाता है कानी मछली। ठीक है, अल्फ्रेड रसल वेलेस ने अध्ययन किया तितलियों पर। उसके बाद डायनासोर के अवशेष मिले थे हमको जबलपुर के लमेटा घाट वाला में। ठीक है, उसके बाद जीवों के आवास में ढल जाने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन। जीवों का विकास सिद्धांत दिया है तो डार्विन और वेलेस दोनों ने। ठीक है, तो ये आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। इसमें रिक्त स्थान भी पूछा जाता है, तो चलिए मैं इसको लिखा देता हूँ, आपको अपने कॉपी में लिख लेना है और या फिर एक बार वीडियो को एक बार और देखिए, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। देखिए, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। ठीक है, तो जो लैंगिक प्रजनन कर सके उसे कहा जाता है जैविक प्रजाति। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जैविक प्रजाति। इसको आप अच्छे से याद रख लेना, जो लैंगिक प्रजनन कर सकता है उसे कहा जाता है जैविक प्रजाति। ठीक है, फिंच के चोंच में अंतर, उसमें पाए जाने वाले, अब अलग अलग जगह अलग अलग फिंच मिले, उसकी चोंच में अंतर पाया गया, इस चैप्टर में बताया गया है। ये अंतर जो है वो पाया जाता है उसकी विविधता के कारण, विविधता या भिन्नता के कारण। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि फिंच के चोंच में पाए जाने वाले अंतर, पाया जाने वाला जो अंतर है वो उसका रीजन क्या है, तो वो उसको बताता है कि वो विविधता है उसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ जीवाणु एंटीबायोटिक्स युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ हो जाते हैं, इसका कारण है, तो इसका भी आपको उत्तर याद रखना। यदि ये क्वेश्चन आ रहा है तो विविधता, इसका भी कारण क्या है, विविधता ही है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्वेश्चन है, किसी जीव को अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात किए हैं। किसी भी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया कहलाता है क्या, अनुकूलन। उसके बाद खालिस्तान चयन का यह नतीजा है कि आज धान गेहूं की हजारों किस्म पाए जाते हैं।
आज अलग अलग किस्म के धान पाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो इसका रीजन है कृत्रिम चयन। ठीक है, इसका रीजन क्या है? कृत्रिम चयन। तो आप इस तरह से इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं अध्याय 1 विज्ञान के, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको बना के जरूर आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसके और अन्य अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो जरूर मिले। मिलते हैं अगली वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे अध्याय 2 अम्ल और क्षार से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में।